पंडित नेहरू अय्यासी थे, औरतबाज थे, पता नहीं क्या क्या। इनमें से एक वायरल किस्सा नेहरू की मौत से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई साल से एक किस्सा वायरल हो रहा है जिसमें नेहरू की मौत का कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण बताई गई है। आप नेहरू के बारे में कुछ जानने के लिए सोशल मीडिया में जाएंगे तो नेहरू के खिलाफ कितना ज़्यादा झूठ फैलाया गया है, पूछिए मत। आइए चलती हूँ इतिहास के पन्नों पर और समझने की कोशिश करती हूँ कि असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत कैसे हुई। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिछले कुछ सालों से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर ऐसा लिखा मिल जाएगा कि नेहरू को अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करने का शौक था। वो बहुत सारी औरतों के साथ सोते थे, इसी वजह से उनको एक भयानक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया और वो मर गए। कुछ लोगों ने क्योरा वेबसाइट पर भी लिख दिया कि नेहरू की इस बीमारी के चलते ही उनकी पत्नी ने अपनी डायरी में भी लिखा है, जबकि पंडित नेहरू की पत्नी की डायरी वाली बातें तो बिल्कुल फर्जी और बकवास हैं। ये बात तो सामान्य ज्ञान की सस्ती से सस्ती किताब पढ़ने वाले तक भी जानते होंगे कि कमला नेहरू का देहांत तो 28 फरवरी 1936 को ही हो गया था। नेहरू की मौत के कई दशकों पहले तो नेहरू की मौत को लेकर जो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, किसी सड़े दिमाग की घटिया उपज है। आप इसे गंदे दिमाग से निकली गंदगी बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जो घटिया से घटिया नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत 27 मई 1964 को हुई थी। उस समय उनकी सेहत बहुत खराब थी और उनकी मौत की वजह हृदय आघात बताया जाता है। लेकिन क्या वाकई नेहरू की मौत की वजह यही थी? क्या कुछ लोगों का यह दावा भी सही है कि चीन के साथ मित्रता निभा रहे नेहरू को जब चीन ने धोखा दिया तो उनका सदमा ही नेहरू की जान ले गया? क्या ये सही है या फिर यह उम्र का तकाजा था कि 74 साल की उम्र में भी वो जिस तरह का परिश्रम कर रहे थे वही उनकी मौत का कारण बना? नेहरू की मौत को लेकर एक दो नहीं कई सवाल हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। नेहरू उन लोगों में गिने जाते थे जो अपनी सेहत का खासा ख्याल रखते थे। वो योग करने के साथ साथ एक नियमित दिनचर्या अपनाते थे और कड़ी मेहनत किया करते थे। आज़ादी के लड़ाई के समय भी गांधी के साथ कई बार पैदल चले और जनता के बीच में भी जाने से कभी उन्होंने संकोच नहीं किया। प्रकृति का साथ उन्हें खूब भाता था। वे कई बार मसूरी किसी न किसी बहाने चले जाया करते थे। उनकी योग करती हुई कई तस्वीरें भी वायरल रही हैं। नेहरू की सेहत के बारे में चर्चा का जिक्र 1962 से ही ज़्यादातर सुनने को मिलता है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री की मन की सेहत पर असर उससे काफ़ी पहले होने लगा था। चीन से 1962 में युद्ध हुआ जिसके चलते भारतीय सेना को करारी हार देखनी पड़ी। चीन ने अपनी तरफ से जारी किए गए युद्ध विराम के द्वारा युद्ध को खत्म किया। तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय जो थे बीके कृष्ण मेनन, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नाकाम साबित हो गया। इस युद्ध को नेहरू की हार के तौर पर भी देखा जा रहा था। चीन ने भारत को धोखे में रखा और हमला कर लद्दाख की जमीन का बहुत हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया।
लेकिन उससे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नेहरू ने दोस्ती का दिखावा किया। बताया जाता है कि यह नेहरू के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इतना ही नहीं, नेहरू को एक तरफ कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ सोवियत संघ से तो बिल्कुल सहयोग नहीं मिला, युद्ध में भारत का साथ दे रहे अमेरिका का भी दिल से सहयोग नहीं मिला। दरअसल उस समय में नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बिल्कुल ना के बराबर मिला, जिससे वो बहुत दुखी हो गए थे। उनका दुखी होना उनके बर्ताव में नजर आने लगा था। 1962 के अंत में नेहरू की उम्र 73 साल के हो चुके थे, लेकिन इससे 1.5 साल तक उनकी सेहत खराब ही रही। वे कुछ ज़्यादा शांत रहने लगे थे। एक समय में उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखने वाले और सेहत का ध्यान रखने वाले पंडित नेहरू का स्वभाव चीन के युद्ध के बाद शांत और गंभीर हो गया था। लेकिन क्या यह सब उनकी सेहत को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है या बहस का मुद्दा हो जाएगा? नेहरू के मन में विरक्ति आ गई थी। तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो भारतीय सेना के विकास के लिए कदम भी उठाने शुरू कर दिए थे। उनकी सेहत बिगड़ना शुरू हुई थी। उन्हें जनवरी 1964 में ही भुवनेश्वर में दिल का दौरा आया था, जिसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती गई। उनका ज़्यादातर काम लाल बहादुर शास्त्री को देखना पड़ता था। इस हार्ट अटैक के बाद उन्हें चलने में भी परेशानी महसूस होने लगी। इसके बाद उनकी सेहत में कोई बहुत गंभीर गड़बड़ी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन सेहत को देखते हुए उन्हें आराम की ज़रूरत महसूस होने लगी। मई में वे 4 दिन के लिए देहरादून आराम करने अवकाश लेकर गए, लेकिन वहाँ पर उनके सेहत में अच्छा खासा कुछ सुधार दिखाई नहीं दिया। 26 मई को उनकी वापसी के बाद उनकी सेहत में बहुत सुधार नहीं दिखाई दिया। उस रात नेहरू जल्दी सोने चले गए। रात में कई बार उठे, पीठ में भयानक दर्द की वजह से रात भर करवटें बदलते रहे। उन्हें दर्द निवारक दवाएं भी दी जाती रहीं। फिर भी 27 मई की सुबह 6:30 बजे पैरालिटिक अटैक आया और फिर दिल का दौरा पड़ा, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। अंत में 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नेहरू का हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार शांति वन में हुआ। एक बड़े आधार के रूप में एक लॉन से ढकी समाधि राजघाट के उत्तर में स्थित है, जो यमुना के तट पर महात्मा गांधी की समाधि है उसके बगल में, जिसे देखने के लिए 1.5 मिलियन शोक सभा में शामिल लोग दिल्ली की सड़कों और शमशान घाटों में उमड़ पड़े थे। 21 जून 1954 को लिखी गई अपनी वसीयत में नेहरू ने अनुरोध किया था कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए और उनकी राख को पूरे भारत में बिखेर दिया जाए। इस लेख को 30 जून 1964 को जनता के लिए जारी कर दिया गया। उस लेख में नेहरू ने लिखा था, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और मुझे पता है कि मैं भी हम सभी की तरह उस अखंड श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के प्राचीन अतीत में इतिहास की शुरुआत तक जाती है। मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसे संजोता हूँ और इससे प्रेरणा लेता हूँ, और मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा में बहा दिया जाए, ताकि उसे भारत के तटों को धोने वाले महासागर में ले जाया जा सके। हालांकि मेरी राख का एक बड़ा हिस्सा अन्यथा निपटाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे हवाई जहाज में
ऊपर हवा में ले जाया जाए और उस ऊंचाई से खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वो भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। 12 जून 1964 को सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच नेहरू जी की राख का बड़ा हिस्सा देश भर में पहले से निर्धारित 20 स्थानों पर भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा एक साथ बिखेरा गया। नेहरू की मौत के दिन दुनिया के करीब आधे देशों ने मान लिया था कि भारत अब बिखर जाएगा, कई टुकड़ों में बट जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तब इसके भविष्य को लेकर कई देशों को लगता था कि भारत का कुछ नहीं हो सकता। बाकी कुछ देश केवल नेहरू का चेहरा देखकर भरोसा कर रहे थे। उन्हें लगता था कि नेहरू सब संभाल लेंगे। उस वक्त हिंदुस्तान में नेहरू के सिवा कोई और ऐसा शख्स नहीं था जिसकी काबिलियत पर दुनिया को भरोसा हो सके। नेहरू का दूसरा नाम भरोसा था। इसी वजह से जब नेहरू नहीं रहे तब दुनिया को भारत से भी भरोसा उठ गया। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत का सबसे भरोसेमंद चेहरा थे, ऐसा शख्स जिस पर केवल भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया को यकीन था। नेहरू को गुजरे हुए आज 60 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारत को नेहरू जैसा कोई प्रखर छवि वाला नेता नहीं मिल पाया है। ये वो चेहरा था जिसके भरोसे दुनिया भारत पर दांव खेलने को राजी हुई। नेहरू के जीते जी उनका कद बहुत बड़ा था और अब भी बहुत बड़ा है। उस ऊंचाई को छू सके ऐसा कोई नेता हम आज तक पैदा नहीं कर पाए हैं। शायद इसीलिए नेहरू को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। कहते हैं ना कि किसी लकीर से लंबी लकीर खींचने की हिम्मत ना हो तो कई लोग पहली वाली लकीर को ही मिटाने में जुट जाते हैं। ऐसा ही पंडित नेहरू की विरासत के साथ भी हो रहा है। नेहरू से जुड़े सही इतिहास को ईमानदारी से पढ़ने वाला हर व्यक्ति को ये बात मालूम होगी कि यदि नेहरू जैसा व्यक्ति भारत माता के पास नहीं होता तो भारत की तस्वीर आज ऐसी ना होती। लोकतांत्रिक भारत के इतिहास से पंडित जवाहरलाल नेहरू को हटाना और उनकी विरासत को मिटाना मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।